जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों हम सेंटर ऑफ मास का रिवीजन कर रहे थे और अभी तक हमने उसका एक लेक्चर खत्म कर दिया। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने बेसिक बात की, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, और वो सब बेसिक बातें हमने की थी। आज हम शुरू करें सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 2, रिवीजन लेक्चर 2। इसके अंदर बच्चों हम बात करें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीनियर मोमेंटम के अच्छे खासे सवाल आपके पास आते हैं। और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कोलिजन की। तो आइए अपने शुरू करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मैकेनिक्स की जान है, मतलब पूरे मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन हुआ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ, तो ये 80% सवाल मैकेनिक्स के तोड़ देते हैं, ये 3 कंसेप्ट। तो ये अगर आपके ढंग से होंगे, क्लियर होंगे, तो आप फंसेंगे नहीं। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। बच्चों अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अंदर। सेंटर ऑफ मास में 2 जगह ज़्यादा सवाल आता है आपके पास में, या तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से या फिर कोलिजन से। तो अभी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो पढ़ेंगे दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता कब है उसको थोड़ा देखते हैं। तो आपने ये देखा अभी तक दैट इज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एल, ऐसा पढ़ लिया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में हमने यही बात की थी, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो मास मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एफ एक्सटर्नल को आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इज एम डी वी सी एम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी सी एम बाई डी टी, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो सोच के देखिए, अगर मैं बोलूँ इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, मतलब वी सी एम क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। और यही हम करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल, ऐसे बोल सकते हैं इसको। और अगर आप दोनों तरफ एम एम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कंसेप्ट बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए। कब लगाना है, जब सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल जीरो हो। क्यों सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो क्यों लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, बिकॉज एफ एक्सटर्नल होता है एसीएम के बराबर। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सीलरेशन भी आपके पास में जीरो है, और एक्सीलरेशन जीरो है मतलब वीसीएम कांस्टेंट है। वीसीएम कांस्टेंट है तो आपके पास में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बेसिक सवाल तो हम इस पे नहीं करेंगे, मतलब बहुत बिल्कुल बेसिक पे नहीं जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई सवाल है आपके पास में, देखते बिल्कुल चलिए बेसिक सा सवाल थोड़ा देख लेते हैं। इसका मास कोई 10 kg मान लेते हैं ना, इसका मास कोई 10 kg मान लीजिए। यहाँ पे ऐसे एक बुलेट है, ठीक, और इस बुलेट का मास कुछ मान लीजिए 20 ग्राम, और ये किस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। और जब ये इससे टकराता है, टकरा के इससे बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ रह जाती है 20 मीटर पर सेकंड, बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन। सिंपल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाएंगे आप। समझ में आ रहा है कि ये बुलेट आ रही है 200 मीटर पर सेकंड से, इस ब्लॉक को चीरते हुए उस तरफ निकल जाती है। जब उस तरफ निकलती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो बताइए ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी, कर पाएंगे इसको, इजी सवाल है। हम क्या करेंगे, सिंपल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे आप बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना था, पी इनिशियल करना है किसके, पी फाइनल के। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल करना है। तो पी इनिशियल अगर आप देखें तो इनिशियल मोमेंटम था ये था, और पी फाइनल अगर आप देख रहे हैं तो एक तो इस बुलेट का है, बुलेट का कितना है आपके पास 20 ग्राम मल्टीप्लाई 20 प्लस इस ब्लॉक का कितना है 10 मल्टीप्लाई, ऐसा सही है। इसे सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे उड़ गया, ये यहाँ पे उड़ गया, तो ये तो हो गया 4। ये एक्सप्रेशन कितना हो गया, ये यहाँ पे उड़ गया आपके पास, ये 0.4 इज इक्वल टू 10v। तो यहाँ पे बन गया 10v इज इक्वल टू 3.6। तो वेलोसिटी कितना बन गया, 0.36 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोलिजन के बाद जो आपके पास वेलोसिटी रहेगी दैट इज 0.36 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, ठीक। ये सिंपल सवाल रहते हैं, फिर कैलकुलेशन वाले सवाल रहेंगे, तो थीटा बीटा प्रोजेक्ट कर दिया आपके पास में, वो सब सवाल भी आपके पास रहते हैं। एक और सवाल हम देख लेते हैं इसका। आपको ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे एक ऐसे काट थी ना, एक ऐसे काट थी, और इस पे ऐसे कैनल लगा हुआ है, ऐसे कैनल, ठीक। अच्छा,
इससे पहले ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए, जो भी आप वेलोसिटी लिखते हैं, जैसे आप जिस फ्रेम में एफ एक्सटर्नल को जीरो कर रहे हैं उसी फ्रेम के अंदर आपको सेंटर ऑफ मास के जो भी आपके पास में मोमेंटम है वो लिखने हैं। तो हम ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको जो भी वेलोसिटीज लेनी है वो किस फ्रेम में लेनी है, ग्राउंड फ्रेम में लेनी है। तो क्योंकि हम जिस फ्रेम में एफ एक्सटर्नल जीरो है उसी फ्रेम में वेलोसिटीज लिखेंगे ना, हम उसी फ्रेम के अंदर हम मोमेंटम लिखेंगे। तो हमें क्या, आप लिख लीजिए ये वाली बात, आप ग्राउंड फ्रेम में कहीं फंसेंगे नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज, या फिर जिस फ्रेम के अंदर एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो उसी फ्रेम के अंदर आप पी को कांस्टेंट करेंगे। क्लियर? तो समझ में आ गई ये बात। अब सोच के देखिए, मैं आपको एक सवाल देता हूं ऐसे कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ थीटा है आपके पास में ना, और आपको बोला गया कि जो बुलेट की वेलोसिटी है, बुलेट वेलोसिटी इज v नॉट विद रिस्पेक्ट टू काट। जो बुलेट की वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट है, किसके रिस्पेक्ट में, काट के रिस्पेक्ट, जस्ट फायर होने से पहले, और इनिशियली रेस्ट पे था। इसका मास m हो गया, और जो बुलेट आपके पास में निकल रही है उसका मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v नॉट है, किसके रिस्पेक्ट में, काट के रिस्पेक्ट में। तो आपको बोला गया वेलोसिटी ऑफ काट कितना होगा, तो काट किस तरफ जाएगा, पीछे तरफ जाएगा। ये वाली बात का आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने सिर्फ लिख दिया, जिस फ्रेम में एफ एक्सटर्नल जीरो है उसी फ्रेम में मोमेंटम कंजर्व करना है। मास्टर का एडवाइस है, ग्राउंड पे बैठे रहिए, ग्राउंड फ्रेम में सब कुछ देखिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ग्राउंड फ्रेम में जो भी वेलोसिटीज लिखिए वो ग्राउंड फ्रेम में लिखिए, तो बात बन जाएगी। करके बताइए क्या जवाब आएगा। अभी हुआ तो देखिए, मुझे क्या समझ में आया, मैंने मान लिया कि लेट अज्यूम कि जो काट की वेलोसिटी है, मैं कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। मान लेता हूं कि जैसे ही ये कैनन फायर हुआ तो काट इस तरफ मूव करने लग गया, कुछ वेलोसिटी v1 से मान लीजिए, ठीक। और इसके रिस्पेक्ट में जो बुलेट जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, या फिर कैनन जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है आपके पास में, v नॉट से जा रहा है। तो पर हमें किसके फ्रेम में चाहिए, ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए। तो अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ कैनन, वेलोसिटी ऑफ कैनन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना है आपके पास में, इधर था v नॉट, ये था v नॉट, किसके फ्रेम में, इसके फ्रेम में। अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में देखिए इसकी वेलोसिटी भी ऐड करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी इसके फ्रेम में पता है तो ग्राउंड फ्रेम में निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम का सेम ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसा बनेगा। और अगर आप बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ काट, वेलोसिटी ऑफ काट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कितना है बच्चों आपके पास में। तो वेलोसिटी ऑफ काट तो हमने v1 माना ही है इस तरफ। अब बात बन गई, अब क्या लिखेंगे, दैट इज m1 v1। इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल करें तो p इनिशियल जीरो था, तो ये हो गया। अच्छा, फाइनल में अगर आप देख रहे हैं तो इसका लिख दिया m v1, पीछे की तरफ तो माइनस लिख दिया, प्लस हम कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करें, पहले आप ये बताइए। कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बिकॉज इस वाले डायरेक्शन में अगर आपने सिस्टम किस किस को मानना है, आपने मानना है इस पूरी गाड़ी को, इस पे एक नॉर्मल लग रहा है, नीचे तरफ ऐसे mg लग रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम क्या लिख रहे हैं, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, p विल बी कंजर्व्ड ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते कब हैं, हम तब लगाते हैं जब f एक्सटर्नल जीरो हो। तो कौन से डायरेक्शन में f एक्सटर्नल जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप लिखिए इनिशियल मोमेंटम तो आपके पास में हो गया p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, p इनिशियल जीरो था तो पूरी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। p फाइनल को लिखिए आप, दैट इज माइनस कैपिटल m v1, और इसका देखेंगे दैट इज m v नॉट cos थीटा माइनस v1 इज इक्वल टू 0। सही। अब आपको जवाब मिल गया इजीली कि यहाँ पे जो v1 का एक्सप्रेशन है दैट इज m v नॉट cos थीटा डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m। तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा, देखिए सवाल वैसे दिखने में गंदा है पर कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। जिस डायरेक्शन में f एक्सटर्नल जीरो है उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो,
और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आपने ग्राउंड फ्रेम में लगाना है, बिकॉज ग्राउंड फ्रेम के अंदर ही आपके पास में एफ एक्सटर्नल जीरो है। अगर आप यहाँ पे बैठ जाएंगे फिर तो एफ एक्सटर्नल जीरो है ही नहीं ना, फिर तो इस पर जो इंपल्स लग रहा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा। तो आपने इस पूरे को सिस्टम माना, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर आपको जो वेलोसिटीज लिखनी है, जो वेलोसिटीज आपको लिखनी है वो ग्राउंड फ्रेम के अंदर देनी है। क्लियर? वो तो ऐसे ही एक और सवाल आपके पास में हो सकता है, वो थोड़ा सा इस पीछे से इजी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है और वो ऐसे बोट पे खड़ा है, बोट का मास कुछ मान लीजिए 60 kg और आदमी का मास मान लीजिए कमजोर आदमी है 40 kg का, ठीक है, और ये बोट पानी में है आपके पास में। अब आप, मेरा कहना ही है कि सवाल तो सोल्व हो जाएंगे, पर आप कंसेप्ट समझिए चीजों को लेके कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये तीनों चीजें बहुत ही क्रिस्टल ढंग से क्लियर होनी चाहिए। ये सवाल था पहले भी करते आए थे, तो अगर आपको चाहिए भाई साहब अपनी फुल कमांड हो, अपने फंसे ना, तो आप अभी सोच लीजिए आपने ऐसे किया क्यों, और ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया। आपके दिमाग में कुछ किंतु ऐसे वैसे कैसे जितने भी सबके सब सवाल दिमाग में रखिए, आप अपने उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बात बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि आप, मैंने बोला कि ये मैन जंप करता है, मैन जंप विद वेलोसिटी कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा होगी, कम कर देते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, पहले ये सोचिए और फिर सोचिए कैसे करने वाले हैं। हाँ बनी बात। आपको पता ही है ये जो बोट रहता है पानी पे रहता है, तो पानी बोट के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो नेग्लिजिबल होता है। रियल लाइफ में तो फोर्स लगाता है, विस्कस फोर्स लगता है, पर वो कम होता है बहुत ज्यादा। तो आप मान सकते भी सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल जीरो, सिस्टम कौन है, बोट प्लस आदमी सिस्टम है, और सिस्टम पे अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, अगर सिस्टम पे आपके पास में एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो मैं क्या बोलूं, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। लगा सकते हैं कि सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल जीरो है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी लेनी है किस फ्रेम में लेनी है, ग्राउंड के फ्रेम में लेनी है। अब ये आदमी जब कूदा, मान लीजिए आदमी अभी हवा में आ गया, वैसे जंप कर रहा है मस्त, तो यहाँ पे बैठा हुआ कीड़ा होगा, उस कीड़े को क्या दिखेगा, ये बंदा जा रहा है भाई साहब इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, और ये बोट इस तरफ चल पड़ी कुछ v से। मैंने बोला इसकी ये 2 मीटर परसेंट ग्राउंड में है क्या, तो कीड़ा बोलेगा नहीं भाई साहब मुझे दिखाई दे रहा है। मैं बोला तेरे देखने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये पता ग्राउंड फ्रेम में कितनी है। तो बोले ग्राउंड फ्रेम में इसकी कितनी होगी, 2 माइनस v। ग्राउंड फ्रेम में निकालना आता है, इसके फ्रेम में पता है ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, इसको नीचे उतारो, इसको नीचे उतरेगा तो सेम के सेम वेलोसिटी ऐड कर देगा। आप जैसे भी करते हैं वो आपका काम है। इसके फ्रेम में पता है तो इसकी वेलोसिटी v है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी निकालना आनी चाहिए आपको। अब देखिए p इनिशियल 0 था, p फाइनल लिखा, इसका मास कितना 40 मल्टीप्लाई 2 माइनस v, ठीक, इस तरफ, और माइनस देखें तो माइनस 60v, ये आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया 80 माइनस 2v, सॉरी 80 माइनस 40v माइनस 60v, ऐसा बन गया। तो 100v कितना आ गया आपके पास में, 80 आ गया। तो v की वैल्यू कितनी की 8/10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आपने जो डायरेक्शन मानी है वो सही है, बोट पीछे की तरफ जाएगी किस स्पीड से, 8/10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। एक और सवाल देखते हैं, ये थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे ढंग से। आपको बोला गया ये एक बंदा था और यहां पे भी एक बंदा था, इसका वेट था 40 kg, ये थोड़ा भारी था 60 kg, और इस बोट का मास था कुछ 50 kg। ऐसा डाटा हम ले चुके हैं, पर अब क्या सवाल थोड़ा बदल देंगे ना। आपको बोला गया सबसे पहले इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो A जंप करेगा तो उस वाले एंड पे जंप करेगा, B जंप करेगा तो इस वाले एंड पे जंप करेगा। क्लियर है? तो अब बोला गया कि फर्स्ट A जंप विद वेलोसिटी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। पहले कौन जंप करता है बच्चों, A जंप करता है 5 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक। फिर क्या हुआ, सेकेंड वाले केस में क्या हुआ, देन B जंप विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड
विद रिस्पेक्ट टू बोट। ठीक है, दो केस, सबसे पहले ए ने जंप किया 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, फिर बी ने जंप किया। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट। ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हमने सवाल का, करके बताइए। हाई बना। अब देखिए क्या करेंगे, अगर ए जंप करता है आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू बोट, सबसे पहले तो ये बी और बोट तो एक ही सिस्टम बन गया, तो इस आदमी को इस बोट के चिपका दो। ठीक है, ये दोनों टोटल मास कितना बन गया इसका 50 प्लस 60, तो टोटल बन गया 110 केजी, 110 केजी। तो ये आपके पास में है और ये बंदा हवा में आ गया वो वाला, और किस स्पीड से जा रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड से। किसको दिखाई दे रहा है, इस कीड़े को। इसकी वेलोसिटी इधर कुछ v मान लीजिए आप। ठीक, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ग्राउंड फ्रेम में से कितनी बनेगी 5 माइनस वी। सही, अब आप लिखिए 40 मल्टीप्लाई 5 माइनस वी इज इक्वल टू 110 वी। तो यहाँ पे इस जीरो ने इसको मार दिया, तो यहाँ पे अगर 20 माइनस 4 वी इज इक्वल टू 11 वी, तो वी की वैल्यू आपके पास में आ गई 20/15। दिस इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से बोट जा रही है। ठीक, अब ये नया सवाल बन गया। अब नए सवाल में क्या हुआ भाई साहब, ये बोट है और ये आदमी है, ये दोनों अपने मस्त मूव कर रहे थे किस स्पीड से 4/3 मीटर पर सेकंड। अब ये आदमी कूदेगा। ठीक, अब अगर ये आदमी कूदेगा तो क्या होगा, ऐसे कुछ हवा में आ जाएगा ये आदमी, और मान लीजिए कि इस आदमी कूदने के बाद में इसकी वेलोसिटी कुछ इधर बन गई v1, इसकी वेलोसिटी कुछ v1 बन गई, और इस कीड़े को यहाँ पे किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड से। तो 4 से तो इसकी हो जाएगी 4 माइनस v1। सही, इसका मास कितना 60 केजी, और ये बोट का मास कितना है आपके पास में 50 केजी। फिर अब आप देखिए, अब की बार इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, अब क्या आप ध्यान रखें, अब क्या इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है आपके पास में 110, पी इनिशियल अब की बार जीरो नहीं है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो पी इनिशियल बना आपके पास में, टोटल मास हो गया 110 मल्टीप्लाई 4/3, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी। फाइनल अगर आप देख रहे हैं, फाइनल मोमेंटम लिखिए, ये वाला डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान के चले, आपकी बार आपने इस तरफ जा रही थी बोट, आपने इसको पॉजिटिव मान लिया। अब आप इसका लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 4 माइनस v1 प्लस सॉरी माइनस 50 v1। अरे सही है, सही है बात। ये 0 0 0 साफ हो गया आपके पास, दैट इज 44/3 इज इक्वल टू 24 माइनस 6v1 माइनस 5v1। तो यहाँ पे कितना बना आपके पास, दैट इज 11v1 इज इक्वल टू 24 माइनस 44/3। 11v1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से देखेंगे तो 4 3 12 3 72 44 डिवाइड बाई 3। अभी कितना बन गया 50 22 26 आया कि नहीं, 26 नहीं आएगा, 28 आ गया, 28 आ गया बाय 3। तो v1 अगर आप देखेंगे 28 डिवाइड बाई 33 मीटर पर सेकंड, और आपने जो माना है वो सही है, बिकॉज पॉजिटिव ही आ रहा है आपके पास। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई, ठीक है। बच्चों अभी मोमेंटम कंजर्वेशन पे और सवाल थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में क्या आपके पास बोला गया कि एक ब्लॉक है, इसका मास m है, और इसको एक इस तरह के वेज पे रखा गया है, एक अलग सी शेप का आपके पास में है, इसका मास कुछ 4m है, और सब सरफेस स्मूथ है, मतलब ये यहाँ पे भी स्लाइड कर सकता है 4m, ये सरफेस स्मूथ है, और यहाँ पे भी कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन हर एक जगह 0 है। आपको बोला जैसे 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, जैसे बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना रेस करेगा, h यहाँ से कितना मैक्सिमम हाइट रेस करेगा, h मैक्स कितना है, ये सवाल है। कर पाएंगे, करिए इसको।
हाँ भाई, बनी बात। हम क्या बोलेंगे, देखिए जब भी अगर मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा तो कुछ यहाँ पे होगा आपके पास में, और उस टाइम पे इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। उसका मतलब क्या होगा, उस वाले केस में ये 4m और m दोनों एक वेलोसिटी कुछ v0 से आगे मूव कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा भाई साहब टॉप मोस्ट पे पहुंचा तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये भी रेस्ट पे, ऐसा नहीं होगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों किसी वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा नहीं है। तो आप क्या कहेंगे 20m इज इक्वल टू टोटल हो गया आपके पास में दिस इज 4m प्लस m, दिस इज 5m मल्टीप्लाई v0। ये m यहाँ पे साफ हो गया तो v0 की वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये यहाँ पे से पहुंच रहा होगा, जब पहुंच गया होगा तब इस सिस्टम की आगे तरफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी। अब आप लिखिए वर्क एंड थ्योरम लगा दीजिए, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है, व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। तो सिर्फ ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है और कोई वर्क नहीं कर रहा, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, चाहे आप वर्क एंड थ्योरम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखें तो पहले था हाफ m और ये 20 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो थी क्योंकि हमने इसको रेफरेंस मान लिया। फिर अगर आप देख रहे हैं, नहीं तो वर्क एंड थ्योरम मारते हैं, सिंपल लगेगा आपको, बिना मतलब कोई कंफ्यूज होगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिख दिया। किसने वर्क किया, सिर्फ ग्रेविटी ने वर्क किया। कितना वर्क किया, इज माइनस m g और h। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ। फाइनल हो गया आपके पास में 5m, v स्क्वायर की जगह आ गया 16। ये फाइनल हो गया। इनिशियल कितना था, हाफ m और ये आ गया 400। सही, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 8 बन गया, तो यहाँ पे बन गया 40m, यहाँ पे बन गया माइनस 200m, और यहाँ पे बन गया माइनस mgh। इस m ने इसको मार दिया। तो यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन चेक करें, दिस इज बिकम माइनस 160 इज इक्वल टू माइनस gh। इस नेगेटिव ने इसको मारे तो h की वैल्यू आ गई 16 मीटर। मतलब मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर जाएगा बच्चों, 16 मीटर की हाइट ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा सवाल कहीं भी आए तो लीनियर मोमेंटम, मतलब फिजिक्स के मैकेनिक्स सवाल में या तो एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है, फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तीनों में से कुछ एक आधा एक्सप्रेशन जरूर लग जाता है। पहले सवाल में चेक कर लीजिए क्या पूछ रहा है, किस तरीके से हमें डील करना है। बच्चों एक सवाल और देखिए, थोड़ा बढ़िया है सवाल। इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे ये वाला एंगल ऐसे थीटा है और इसका मास कुछ ऐसे कैपिटल M है, और इसके ऊपर ऐसे एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है आपके पास, स्मॉल m। ठीक, और ये वाली हाइट आपके पास में कुछ h मान लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे इसके बॉटम पे आ जाएगा, जब ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ये m, तब इस वेज की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, सवाल क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज when block of mass small m is reach at bottom, कर पाएगा, करके बता। इस वाले केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, आपको पता है जब भी वेज नीचे आएगा, तो जब भी ब्लॉक नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ पीछे की तरफ बन जाएगी v1। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम के अंदर। और मुझे ये पता है कि इस ब्लॉक की जो इसकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी, कुछ v2 मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में। दिस v2 इज विद रिस्पेक्ट टू वेज। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे इसकी वेलोसिटी तो कैसे बनेगी, देखिए अगर इस वेज के रिस्पेक्ट में इसकी इस तरफ v2, बिकॉज वेज पे बैठ के ही आपको नीचे आते हुए दिखाई देगा, ग्राउंड फ्रेम में तो कोई और डायरेक्शन वेलोसिटी दिखाई देगी। अब समझ, इसके डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ आ रहा है, अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो इधर आपको ऐसे v1 जोड़ना पड़ेगा इधर। क्लियर? अच्छा, अभी एंगल चेक कर लेते हैं, कैसा एंगल आपके पास में, ये एंगल आपके पास में कुछ थीटा है ऐसे। ठीक है, इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई इसकी, और कैपिटल M की वेलोसिटी आपको पता है ये पीछे की तरफ है। एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो मैंने लगाया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किसमें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिर्फ वर्टिकल में लगा दो, वर्टिकल नहीं लगा सकते बिकॉज सिस्टम आपके पास में ये वेज और ब्लॉक है, और ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल लग रहा है और mg लग रहा है। क्लियर? और दोनों नॉर्मल mg बराबर नहीं होंगे, बिकॉज नॉर्मल mg बराबर होते तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे नहीं आता। सिस्टम का सेंटर मास नीचे आ रहा है, देख कि पहले जब ये m यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं ऊपर होगा, अब जब नीचे का सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, मतलब कुल सेंटर ऑफ मास पे इस पूरी बॉडी पे नेट की तरफ फोर्स आ रहा है, मतलब नॉर्मल mg बराबर नहीं है। और अगर नॉर्मल mg बराबर नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया तो आप बोलेंगे सर जी अच्छा ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा हो गया, तो आप लिखेंगे दैट इज स्मॉल m
v2 cos थीटा माइनस v1, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी आ गई इस वाले m की, ठीक। और इसकी पीछे की तरफ है कैपिटल M v1, सही। एक इक्वेशन तो बच्चों ये वाली बन गई आपके पास में, पर यहाँ पे दो वेरिएबल है v1 और v2। अब हम सेकंड इक्वेशन क्या लिखेंगे? सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी की, जो वर्कडन हुआ, वर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्कडन बाय ग्रेविटी है mgh, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी कैपिटल M v1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? दैट इज हाफ स्मॉल m, और v रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना v2 cos थीटा माइनस v1 का स्क्वायर प्लस v2 sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास में दो एक्सप्रेशंस बनेंगे, आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट अच्छा था, एक तो हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और एक हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। जब आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो भाई साहब नेट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, या फिर आप Vx और Vy निकाल लीजिए, फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m Vx स्क्वायर प्लस हाफ m Vy स्क्वायर। मैंने वो वाला तरीका अपनाया, नहीं तो आप V नेट लगा करते तब भी हो जाता। समझ में आ रही है बात? एक ये देखना कि भाई साहब इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना होगा तो अलग एंगल वेंगल पे आएगी, तो हमने बना के देखा। बढ़िया सवाल था बच्चों। कई बार ऐसे बम वाले सवाल आते हैं, बोला गया वैसा एक बम था, वो 3 मासेस, टोटल 3m मास था, उसको 3 हिस्से में टूटा हुआ ना, ऐसे 3 हिस्से में टूटा। इसकी एसिडी इस तरफ गिवन है कुछ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको इसकी एसिडी बोलती इस तरफ है कुछ आपके पास, इट इज 50 मीटर पर सेकंड, कितने एंगल पे? 37 पे। आपसे पूछा गया बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी, तीसरे वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी और किस तरफ होगी, ये पूछ लिया। तो इसमें तो आसान है, कर पाएंगे, डायरेक्टली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए और आप प्रोसीड कर दीजिए, करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भाई, हम क्या करेंगे, अगर आप देखें वेलोसिटीज को, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितनी आ गई आपके पास, दिस इज बिकम 40 मीटर पर सेकंड, और ये वाली बन गई 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर? इतिहास क्लियर है भाई? ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम हो गया 60m, तो इसको इधर 60m लेके आना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियली जो मोमेंटम था वो 0 था हर एक डायरेक्शन में, तो फाइनल में 0 रखना है। तो इस तरफ आ गया 60m, तो इसको इधर 60m रखना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में टोटल इधर 30m, तो इसको ऊपर भी इधर की तरह पड़ेगा 30m। क्लियर? तो ये आप कैसे वेलोसिटीज होगी, इधर 60 मीटर पर सेकंड, इधर 30 मीटर पर सेकंड, तो आपको जवाब मिल गया। तो फाइनल जो आपका थर्ड पार्टिकल है वो इधर जाएगा 60 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर की तरफ जाएगा आपके पास में 30 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? तो कभी बॉम्ब वाले सवाल है तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया दोनों डायरेक्शन के अंदर, इस एक्सिस के लोग भी, इस एक्सिस के लोग भी। जो सेंटर ऑफ मास का जो इम्पल्स टर्म है उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, आगे आने वाले जितने भी अपनी चीज़ें करेंगे उन सब में इम्पल्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स होता है झटका। सडन आपको कोई ऐसा फोर्स मिला जिससे आपको झटका लगेगा, तो बहुत इम्पल्सिव फोर्सेज होते हैं। मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए कोई ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स है तो उसको आप इम्पल्स बोलते हैं। थप्पड़ मार दिया आपने किसी के, थप्पड़ में क्या सडन मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, पहले कुछ नहीं था, सडन से एकदम थप्पड़ जोर से गया, सडन रुका, खत्म। तो जब जो चीज़ सडन होती है वो आपके पास में इम्पल्सिव फोर्स है। जैसे mg है वो इम्पल्सिव नहीं है, mg अगर आप ऐसे ऊपर नीचे गिर रहे हैं तो वो mg रहता है, सडन वाला नहीं है। सडन वाला क्या होगा आपके पास, जैसे बुलेट के जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग ने सडन झटका मार दिया उसके ऊपर, या फिर आपने उसे मुक्का मारा तो ये इम्पल्सिव फोर्स है, आपने हथौड़ा मारा वो सब इम्पल्सिव फोर्स है। समझ में आता है? जिसमें सडन छोटे टाइम इंटरवल के लिए लार्ज फोर्स लग जाए वो आपके पास में इम्पल्सिव फोर्सेस कहलाते हैं। अच्छा, इम्पल्सिव फोर्स का जो सिंबल रहता है, जो इम्पल्स का जो सिंबल रहता है वो जे रहता है। अब जे इम्पल्स होता है, इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्सेस अलग अलग बात है। इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स चेंजिंग मोमेंटम के बराबर, इसका आप एफ डी टी लिखते हैं। इम्पल्स होता है आपके पास में एफ डी टी। क्लियर? ये किसके बराबर? दैट इज चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो कभी भी आपसे बोला जाए एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर
एफ टी कर्व, फोर्स और टाइम का जो कर्व होता है उसका जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, इम्पल्स देता है, वो दैट गिव्स इम्पल्स। आपको कोई बोले इम्पल्स दिया, इम्पल्स दिया मतलब मोमेंटम दिया, जितना इम्पल्स देंगे उतना ही आपका ऐसे मोमेंटम चेंज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे कोई बोला जाए कि यहाँ पे ऐसे 5 kg का ब्लॉक था, ठीक है, इसको आपने इम्पल्स दे दिया, कुछ इम्पल्स दे दिया 100 मान लीजिए 100 क्या यूनिट है, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, मतलब इम्पल्स दिया मतलब मोमेंटम दिया। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, इतना इम्पल्स दिया था, क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई v, तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आपने सडन इसको इतने का इम्पल्स दिया तो ये 5 kg वाला ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे ये ऐसे कुछ 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, क्लियर। अब क्या हुआ, मैंने इसको सडन इंपल्स दे दिया, ऐसे हथौड़ा था, उस हथौड़े से मैंने ऐसे इंपल्स दे दिया, कितना इंपल्स दिया, J इज इक्वल टू कुछ 80 न्यूटन सेकंड का इंपल्स दे दिया। अब बताओ क्या होगा, तो मैं क्या बोलूं, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। पहले मोमेंटम कितना था, इधर 20, तो जो पहले मोमेंटम था P इनिशियल वो था आपके पास में 40 न्यूटन सेकंड। अब आपने जो इधर एक इंपल्स दे दिया कितना, J 80 का, तो नेट कितना हुआ आपके पास में, इतना पहले था, इसमें इस तरफ दिया तो -80 लिख दिया, इज इक्वल टू mv। तो अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, किस तरफ, पीछे की तरफ। समझ में आया। तो फाइनल क्या होगा, फाइनली ये जो आपका 2 kg का ब्लॉक है ये पीछे तरफ मूव करना शुरू कर दिया, किससे, 20 मीटर पर सेकंड से। तो सिंपल सी बात, अगर आप दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रखेंगे कि इंपल्स दिया मतलब मोमेंटम दिया, तो आप बहुत इजीली आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको सवाल में बोल दिया कि यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक था और ये इधर ऐसे आ रहा है कुछ 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और कितने एंगल पे आ रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, ठीक। अब टकराए कुछ इस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा पता है, इलास्टिक कोलिजन है अभी तक, तो इलास्टिक कोलिजन ऐसे कुछ चला गया 30 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि फ्लोर ने कितना इंपल्स दिया, इंपल्स गिवन बाय फ्लोर कितना होगा। निकाल पाएंगे, करके बताइए। हाँ भाई, हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में ऐसे आ रहा है ना इधर, तो इधर P इनिशियल था आपके पास में, कितना था आपके पास, 20, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। तो इधर अगर आप देख रहे हैं तो P फाइनल है आपके पास में, वो भी कितना है आपके पास में, वो भी 20 है, और ये कितना एंगल बन गया आपके पास में, यहाँ से कुछ 30 डिग्री एंगल बन गया। सही कर रहे हैं आपने, नहीं सही नहीं कर रहे, यार एंगल 30 है आपके पास में, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम हमें देखना है, तो चेंज इन मोमेंटम देखिए, इनिशियली एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट ये था, फाइनली एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये, तो ये वाला तो सेम के सेम रहे, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। कितना चेंज हुआ आपके पास में, ये 2p sin 30, इतना मोमेंटम चेंज हुआ, 2p sin 30, कुछ गलत कर दिया यार, p cos 30 से 2p cos 30, 2p cos 30, बिकॉज ये वाला जो मोमेंटम था आपके पास में इधर वाला, दिस इज बिकम, ये 30 है, 30, दिस इज बिकम p cos 30। तो पहले इधर P cos 30 था, अब यहाँ इस वाले कैसे फाइनल इधर हो गया P cos 30। तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज है 2p cos 30, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज आया ही नहीं। और जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही क्या होता है, इंपल्स होता है। आप बोल से इतना इंपल्स दिया है इसने, cos 30 में √3/2, दैट इज p √3, p की वैल्यू होगी 20 √3 न्यूटन पर सेकंड। क्लियर, ये आपके पास में इंपल्स आ गया। तो इंपल्स बहुत सिंपल सा है, अगर आप समझ ले भाई से इंपल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। एक और चीज देखते हैं, मान लीजिए आप बोलोगे स्ट्रिंग पहले स्लैग थी, ऐसे कुछ स्ट्रिंग थी और स्लैग पड़ी है ना आपके पास में, और यहाँ पे ऐसे एक और बॉल है, इसका मास कुछ m है, इसका मास भी कुछ ऐसे m है। बोला कि इस वाले m को वेलोसिटी दे दी कुछ 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब क्या होगा, जब स्ट्रिंग टाइट होगी,
जब स्ट्रिंग टाइट होगी तो पीछे वाला ब्लॉक भी चलेगा। तो आपके सवाल पूछा गया फाइंड इंपल्स गिवन बाय स्ट्रिंग, फाइंड इंपल्स गिवन बाय स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग कितना इंपल्स देगा जब स्ट्रिंग टाइट होगा तो। हाँ भी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे फाइनल केस में एक्चुअली क्या होगा, जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो ये दोनों एक वेलोसिटी से मूव करेंगे, ये भी v से मूव करेगा, ये भी v से मूव करेगा। तो अगर आप इनिशियल देख रहे हैं तो इनिशियल आ गया 20m और फाइनल अगर आप देखेंगे दिस इज m दिस इज m, तो ये बन गया 2mv, तो v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग की वजह से इंपल्स, तो ये जो इंपल्स जो इसका जो मोमेंटम चेंज किया वो स्ट्रिंग के इंपल्स नहीं किया, इस वाले को, इस पे तो किसी इंपल्स दिया ही नहीं। तो आप बोलेंगे सर इस पे एफबीडी बना के देखा, अच्छा इस पे जे इंपल्स इतना रखा, जे किसके बराबर आ गया एमवी के बराबर, तो अब स्ट्रिंग ने जो इंपल्स दिया वो 10 एम दिया। और इसके लिए भी लागू होता है, अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो आप बोलेंगे सर इधर पहले था 20m मोमेंटम था, फिर सडन इंपल्स जे मिला, जे कितना 10m था, तो फाइनल कितना बन गया 10m बन गया। इस पर अगर आप देखें सिर्फ इधर जे लगा तो जे इज इक्वल 10m। जैसे एफबीडी प्रोसीड करते हैं उस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है, बस अब ये पता होना चाहिए वैसे इंपल्स दिया मतलब मोमेंटम दिया, मतलब जो मोमेंटम का चेंज होगा वो इंपल्स के बराबर है। इतनी बात क्लियर है। आइए एक और सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। आपको सवाल में कुछ ऐसा बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक मास था, ये 2m मास था, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे स्लैग पड़ी है और ये वाला मास ऐसे कुछ m है, और इनिशियल जो ये सेपरेशन है आपके पास में ये 1 मीटर का सेपरेशन है, ठीक है 1 मीटर सेपरेशन है, और लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो है 2 मीटर, स्ट्रिंग स्लैग है इनिशियली, और ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, दिस इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस बोर्ड को ऐसे मान लीजिए, ठीक है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब इसका वेलोसिटी दे दी भी, अभी ऊपर नहीं दिया, ये प्लेन के अंदर ऐसे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे एक बोल यहाँ पे एक बोल, स्ट्रिंग स्लैग है, अब इसको इधर वेलोसिटी दे दी। क्लियर। अब आपसे बोला गया कि जब ये स्ट्रिंग टाइट होगा तो इस 2m की वेलोसिटी कितनी होगी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2m, और m की बता दीजिएगा जैसे स्ट्रिंग टाइट होगा उस वाले केस में क्या बनेगा। हाँ भी क्लियर है। तो सर हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाया तो देखिए यहाँ पे ये 2m था, और जब तक ये स्ट्रिंग ऐसे टाइट हो रही होगी इसकी लेंथ कितनी बन गई होगी 2 मीटर बन गया होगा आपके पास में, तब इसका मास कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अच्छा अब इसकी एसिटी कहाँ पे थी ऐसे v, और ये वाला एंगल अगर आप चेक करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपके पास, ऐसे कुछ देख लेते हैं, ये डिस्टेंस आपके पास में 1 है और ये 2 है, तो ये आपके पास में बन गया 60 डिग्री, cos थीटा हाफ आ गया, ठीक है। अब देखिए जैसे स्ट्रिंग टाइट होने वाला होगा तो इस जस्ट उससे पहले ये वाली वेलोसिटी थी, और इसके अगर हम कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं बच्चों तो ये 60 बन गया आपके पास में, तो ये 90, तो ये कितना बन गया 30 बन गया ये। तो इसके दो कंपोनेंट मान लिए, यहाँ पे v cos 30 और ये वाला बन गया v sin 30। ये वाला कंपोनेंट नहीं बदलेगा, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो स्ट्रिंग का इंपल्स अगर वो इसी डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटीज थी वो चेंज हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी सेम की सेम रहेगी, v sin 30 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको एक बार हटा, मान लीजिए v sin 30 को बाद में जोड़ना है, इसको एक बार जेब में रख लो। अब सवाल में ये देखिए अगर स्ट्रिंग जस्ट स्ट्रिंग टाइट होने से पहले इसकी वेलोसिटी ये थी, फाइनल कितनी होगी, तो हम कहेंगे इट इज m v cos 30 इज इक्वल टू 3m v डैश। ये इन दोनों की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर,
तो यहाँ पे अगर आप वी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वी डैश बन गया आपके पास में v√3/2 और यहाँ पे 3 आ गया, दैट इज v/2√3, ये वेलोसिटीज आ गई वी डैश। मतलब जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी इसकी वेलोसिटी भी इधर वी डैश बन जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी इधर कितनी बन जाएगी, जस्ट टाइटनिंग वी डैश बन जाएगी। समझ में आ गया? तो ये आपका जवाब हो जाएगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 60 मतलब इस डायरेक्शन में होगी आपके पास में, और ये एक्सप्रेशन दैट इज v/2√3 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इतनी बात सही है? अच्छा, अब अगर आप इंपल्स की बात करेंगे तो इंपल्स कितना दिया स्ट्रिंग ने, दैट इज मास एट 2m, और v की वैल्यू आपके पास में दैट इज v/2√3, तो 2 से 2 कट दैट इज mv/√3, ये इंपल्स था। तो आपको क्या करना होता है इन सब सवालों में, आप जैसे इंपल्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, इसको एक बार हटा दो, बाद में लगा देंगे क्योंकि डिट्टो लगाना है, इसमें कोई चेंज नहीं होना। अब ये फिर 1D का बन गया। अच्छा, फिर ये तो वही सवाल बन गया ना, आपने रस्सी को ऐसे फेंका, इधर जा रहा है किससे, v cos 30, जैसे स्ट्रिंग टाइट होगा तो क्या होगा, तब बोलेंगे सर ये इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर फाइनल दोनों को जोड़ के लगा दिया तो वेलोसिटीज आ गई आपके पास में, और जो चेंजिंग मोमेंटम देखना हो इसके ऊपर देख लो, बात बन जाएगी। क्लियर? तो ये सवाल अच्छा था, आप ढंग से देख लीजिए इसको। फाइनल जवाब आप मेरे सुन लीजिए, इसमें जो होगा ये इस तरफ जाएगा v/2√3 से।